हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज मैं लेकर आई हूं ये वीडियो स्पेशली अपने पैरालिसिस पेशेंट के केयर टेकर्स के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि मैं लेकर आई हूं कुछ ऐसी टिप्स जो पैरालिसिस पेशेंट के केयर टेकर्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, सिर्फ पेशेंट ही सफ़र नहीं करता है इस बीमारी के साथ, इस बीमारी के साथ साथ उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। क्योंकि पेशेंट अपने छोटे छोटे कामों के लिए अपने परिवारजन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर उसे पानी भी चाहिए, वॉशरूम तक भी जाना है, बेड से उठना भी है, खाना खाना है, हर एक छोटी एक्टिविटी के लिए वो डिपेंडेंट हो जाता है अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर आता है? उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। फिज़िकली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से उन्हें पेशेंट को सपोर्ट करना होता है, क्योंकि पेशेंट अब अपना रूटीन वर्क भी नहीं कर पा रहा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पैरालिसिस एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके ब्रेन में या तो क्लॉट आता है या फिर हेमरेज हो जाता है। अब उसके कारण क्या देखने को मिलता है? अगर पेशेंट के मान लीजिए क्लॉट या हेमरेज हुआ है ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। अब ब्रेन का वही हिस्सा जो बॉडी की फंक्शनिंग को संभाल रहा था, चाहे हाथ की मूवमेंट थी, चलना था, बात करना था, वो सारी की सारी पेशेंट की लॉस्ट हो जाती है। वो पेशेंट अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि ब्रेन से जो कमांड आ रही होती है आपके मसल्स को चलाने की, वो अब नहीं आ पा रही है। तो उसके कारण क्या होता है, आपके मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, मसल्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते हैं। उसी के कारण से पेशेंट की हर एक एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है, पेशेंट अपना काम खुद से नहीं कर पा रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे जितने भी पैरालिसिस पेशेंट के केयर टेकर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए जो फर्स्ट टिप है वो ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को पेशेंट की जगह रख के देखना है। मान लीजिए कि अगर आपको पैरालिसिस हो गया है, आप अपना डेली रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हो, अपना हाथ पैर मूव नहीं कर पा रहे हो, छोटे छोटे काम के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट हो रहे हो, तो आप इमोशनली कैसा फील करोगे? अगर आप इस बीमारी को समझ जाते हो, आप ठीक से पेशेंट की कंडीशन को समझ जाते हो, तभी आप पेशेंट की मदद ठीक तरीके से कर पाते हो। क्योंकि अगर आपको पता होगा ये बीमारी है क्या, इसके पीछे क्या रीजंस थे, तभी जाकर आप अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हो। ये एक ऐसी बीमारी है जो एफ़र्ट्स के साथ ठीक हो जाती है। बस हमें क्या करना होता है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखनी होती है और लगातार एफ़र्ट बनाए रखना होता है, कभी भी हार नहीं माननी होती। ये बात मैं अपने पेशेंट्स के लिए भी कह रही हूँ और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, क्योंकि पेशेंट तो सफ़र कर ही रहा होता है, उससे ज़्यादा उसके फैमिली मेम्बर्स सफ़र कर रहे होते हैं। क्योंकि जो पैरालिसिस का पेशेंट है वो आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली का कोई भी मेम्बर अगर इस बीमारी से सफ़र कर रहा है तो डेफिनेटली आप पे भी उसका इम्पैक्ट आता है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको पेशेंट को सपोर्ट करना होता है। तो पहली टिप जैसे मैंने आपको बताई, हमें अपने आप को पेशेंट की जगह रखकर सोचना है कि अगर हम ये काम नहीं कर पा रहे, अपना छोटा छोटा काम नहीं कर पा रहे हैं और डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो पेशेंट कैसा फील करता है। तो हम पेशेंट की मदद बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पैरालिसिस के अंदर या तो इन्फार्क्ट आता है, ब्रेन में क्लॉट बन जाता है, या हेमरेज हो जाती है। उसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग, हाथ पैर की फंक्शनिंग खो जाती है, ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते हैं। अब ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि पैरालिसिस जो बीमारी है वो हाथ पैर की बीमारी नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि पेशेंट पहले बिल्कुल नॉर्मल था, हेल्दी था, उसके हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से जब स्ट्रोक आया, उसके बाद पेशेंट की मूवमेंट्स, हाथ पैर की मूवमेंट्स, चलने फिरने की कैपेबिलिटी, बात करने की कैपेबिलिटी पे इफ़ेक्ट आया है। तो अगर आप ये समझ लेते हो कि ये बीमारी है क्या, आप अपने पेशेंट की मदद बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हो, क्योंकि पेशेंट के मसल्स में कोई दिक्कत नहीं आई है, ब्रेन की वजह से उसके मसल्स फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से इमोशनली भी सपोर्ट करना होता है और डेली उसको एनकरेज करना होता है। आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हो, बस आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और लगातार मेहनत करते रहना है। सेकंड टिप है, आपको
पेशेंट का पोस्चर और अपने पोस्चर का खास ध्यान रखना है, क्योंकि पेशेंट हर एक एक्टिविटी के लिए आप पे डिपेंडेंट है। चाहे उसको बेड से उठना है, वॉशरूम तक जाना है, खाना खाना है, पानी पीना है, नहाना है, कपड़े चेंज करना है, छोटी से छोटी एक्टिविटी के लिए आप पे डिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, पेशेंट के पोस्चर पे भी ध्यान देना है, साथ के साथ अपने पोस्चर पे भी देना है। अगर आप सही पोस्चर मेंटेन नहीं करते हो, ठीक तरीके से पेशेंट को हैंडल नहीं करते हो, पकड़ नहीं पाते हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट को भी इंजरी हो सकती है और साथ के साथ आपको भी इंजरी हो सकती है। पेशेंट तो ऑलरेडी इस बीमारी से सफ़र कर ही रहा है, साथ के साथ अगर आपको भी कुछ दिक्कत हो जाती है तो पेशेंट का ध्यान रखने में और ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है आपको, अपने पोस्चर का और साथ के साथ पेशेंट के पोस्चर का। जब भी आप पेशेंट की साइड चेंज करवाते हो लेटे हुए, तो सही तरीके से करवाना है, उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। पेशेंट को आप खड़ा कर रहे हो, किस तरीके से सपोर्ट दे के खड़ा करना है, कैसे उसको बैलेंस करना है, आपको अपना पोस्चर किस तरीके से रखना है, ये सारा का सारा नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। और जब आप पेशेंट को बिठा रहे हो, सपोर्ट के साथ बिठा रहे हो, किस तरीके से बिठा रहे हो, कहीं वो लीन तो नहीं कर रहा, टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, व्हीलचेयर पे अगर उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो आपको अपना भी ध्यान रखना है, साथ के साथ पेशेंट का भी ध्यान रखना है कि दोनों को ही कोई इंजरी ना हो। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। किस तरीके से पोस्चर मेंटेन करना है अपना और पेशेंट का, इसके बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से। उनसे आप पूछ सकते हो किस तरीके से साइड चेंज करना है, कैसे बैलेंस करके खड़े होना है, कैसे पेशेंट को शिफ्ट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। ये सब आपको सीखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने पेशेंट के साथ होते हो, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपना भी ध्यान रख सको, साथ के साथ पेशेंट का भी रख सको। अब हम चलते हैं थर्ड टिप की तरफ, जो है हमेशा अपने पेशेंट को एनकरेज करते रहना एक्सरसाइज करने के लिए। पेशेंट को जब पैरालिसिस हो जाता है, बहुत लंबे टाइम से वो ठीक नहीं हो रहा होता है, तो पेशेंट अक्सर क्या करता है, हार मानना शुरू कर देता है, एक्सरसाइज करना छोड़ देता है, कुछ भी उसको आप बोलते हो वो नहीं करता है, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करता है या गुस्सा दिखाता है, इरिटेबिलिटी दिखाता है। उस कंडीशन में आपको पेशेंट को बहुत ही पोलाइटली हैंडल करना है, बहुत ही जेंटल तरीके से हैंडल करना होता है, क्योंकि पेशेंट की मेंटल कंडीशन पे भी उसका इफ़ेक्ट आता है। जब भी कोई पेशेंट अपना काम, छोटा छोटा काम नहीं कर पा रहा होता है और डिपेंडेंट हो रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और इरिटेट होने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपने पेशेंट को एनकरेज करते रहना है कि वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहे। अब एक्सरसाइज किस तरीके से करना है ये मैं आपको समझा देती हूँ। एक्सरसाइज दो तरीके की होती है, एक तो होती है एक्टिव एक्सरसाइजेस, एक होती है पैसिव एक्सरसाइजेस। पैसिव एक्सरसाइजेस के अंदर क्या होता है, आपने पेशेंट को लिटा रखा है, सारा स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो, पेशेंट की लेग फोल्ड कर रहे हो, सीधा कर रहे हो, आर्म की मूवमेंट कर रहे हो, कोहनी को खोल रहे हो, हाथ को खोल रहे हो, उंगलियों को खोल रहे हो, ये सारी एक्सरसाइज आप करवा रहे हो। अब पैसिव एक्सरसाइजेस के अंदर क्या होता है, पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ नहीं लगा रहा होता है। इनिशियली जब पेशेंट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, खुद से वो स्ट्रेंथ लगा ही नहीं पा रहा है, ऐसी कंडीशन में जब वो होता है, बेड रिडन है, वहाँ मैं मानती हूँ पैसिव एक्सरसाइजेस की हेल्प से पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करके एक्टिव एक्सरसाइजेस करने लायक हो जाता है। लेकिन जब पेशेंट थोड़ा बहुत चल फिर रहा है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को एनकरेज करना है एक्टिव एक्सरसाइजेस के लिए, कि पेशेंट, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट खुद से अपनी ताकत लगाए। जैसे आप अगर मान लीजिए आप उसकी कोहनी को खुलवा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट देनी है, लेकिन सारा का सारा दम जो है वो पेशेंट का लगवाना है। क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, आप जितनी मर्जी पैसिव एक्सरसाइजेस करवा लो, पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि पेशेंट अपने आप से कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा होता है, उसका ब्रेन सीख ही नहीं पाता। उसके ब्रेन को दोबारा सिखाने के लिए पेशेंट का एफर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पेशेंट जितनी एक्टिव एक्सरसाइजेस करता है, खुद से चलने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, चाहे आप सपोर्ट ज़रूर दो, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट आपने इतनी सपोर्ट नहीं देनी कि पेशेंट खुद से अपना काम करना ही छोड़ दे और डिपेंडेंट बन जाए। इस फ़र्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट क्या करता है, पेशेंट आपकी सिंपैथी का फ़ायदा उठाता है। इनिशियली जब आप उसको सपोर्ट कर रहे होते हो
उसके लिए वो ईजी हो जाता है। ब्रेन हमेशा ईजी रास्ता ढूंढता है, कभी भी वो टफ पाथ को फॉलो नहीं करना चाहता। तो इसलिए पेशेंट को हैबिट हो जाती है पैसिव एक्सरसाइजेस करने के लिए। वो लेटा रहता है, आप स्ट्रेंथ लगाते हो, आप दम लगाते हो, एक्सरसाइज करवा देते हो, बट उसका इफेक्ट नहीं आ पाता है। इसलिए एक्टिव एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जहाँ पे पेशेंट चल नहीं पा रहा है, आप मान लीजिए, आपने क्या करना है, आपने उसको सपोर्ट से खड़ा करना है, दोनों शोल्डर्स को अच्छे से सपोर्ट करना है, उसके पैर को आगे पुश देने की कोशिश करना है अगर वो खुद से मूव नहीं कर पा रहा है। जब आप वो पुश दोगे, धीरे धीरे कुछ दिनों में पेशेंट की लेग में स्ट्रेंथ आने लगेगी और वो खुद से अपना पैर बढ़ाना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइजेस के बीच में डिफरेंस को समझना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है पेशेंट को हमें एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट की रिकवरी को अगर हमें स्पीड अप करना है तो उसकी बॉडी के अंदर ताकत होनी ज़रूरी हो जाती है। अक्सर हम लोग गलती क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स, पेशेंट के केयर गिवर्स गलती क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट को हम एक ऐसी डाइट दे रहे होते हैं जिससे पेशेंट और ज़्यादा वीक होता चला जाता है। जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है, अक्सर हम पेशेंट की जब डाइट दोबारा से शुरू करते हैं, उसका खाना शुरू करते हैं, तो उसको हम उबला हुआ खाना दे रहे होते हैं या फिर बहुत लाइट फूड दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या दिक्कत देखने को मिलती है, पेशेंट वीक होता चला जाता है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक बेड रिडन है, उस कंडीशन में उसको लाइट डाइट से स्टार्ट करना ठीक रहता है, लेकिन हमें ऐसी डाइट देनी है जो उसको ताकत भी दे, साथ साथ ईज़िली वो पचा भी सके और उसकी बॉडी को एनर्जी भी मिले। तो हमें क्या करना है, हमें लाइट प्रोटीन उसकी डाइट में रखना ज़रूरी है। अगर पेशेंट बेड रिडन भी है तो पेशेंट अगर चल फिर नहीं पा रहा, लेटा रहता है, पेशेंट के खाने के अंदर ताकत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके उसकी मसल्स दोबारा से सीखना शुरू करेंगी, ताकत लेना शुरू करेगी और मूवमेंट वापस आने लगेगी। क्योंकि ब्रेन अगर कमांड दे भी देगा और आपकी मसल्स सूख चुकी हैं, अट्रॉफी हो चुकी है, तो आप कभी भी चल फिर नहीं पाओगे। इसलिए ये डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को किस तरीके की डाइट देनी है, उसके मसल्स का भी हमें ध्यान रखना है ताकि वो मसल्स सूख ना जाए। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जब तक उसकी रिकवरी आ रही है, उसके मसल्स में भी स्ट्रेंथ बनी रहनी ज़रूरी है। तो अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो आप उसको सूप्स दे सकते हो, चिकन सूप दे सकते हो, आपको रेड मीट नहीं देना होता है, फ़िश दे सकते हो, एग्स है वो दे सकते हो। और अगर पेशेंट वेजिटेरियन है, उसकी डाइट में आप मिल्क रखोगे, जितनी भी दाल है सारी की सारी आपको देनी है। अवॉइड जो करना होता है वो खट्टी चीज़ें हम अवॉइड करवाते हैं अपने पेशेंट्स को, वो भी अपनी मेडिकेशन के साथ, क्योंकि मेडिसिन ठीक से काम नहीं कर पाती। तो हमें पेशेंट को एक ऐसी हेल्दी डाइट देनी है जिसमें विटामिन डी भी अच्छे अमाउंट में हो, विटामिन B12 भी हो, सारे के सारे मिनरल्स भी जा रहे हो, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी को दोबारा से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करता है, आपकी बॉडी की हीलिंग में मदद करता है। तो प्रोटीन कभी भी पेशेंट के खाने में से हटाना नहीं है, क्योंकि कभी कभार हम क्या गलती कर रहे होते हैं, पेशेंट की सारी दालें बंद कर देते हैं, कुछ भी ऐसा ताकत वाला खाना नहीं दे रहे होते हैं, हरी सब्जियां सिर्फ उबाल के दे रहे होते हैं। उस कंडीशंस में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं रह जाती। इसलिए आपको डाइट के बारे में ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि किस तरीके की डाइट देनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। इसी सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिटेल के अंदर कि कैसी डाइट आपको एक पैरालिसिस पेशेंट को देनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है आपको अपने घर की सराउंडिंग्स को मॉडिफाई करवाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किस तरीके से वो आप समझ लीजिए। आपको छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। आपके फ्लोर पे कोई ऐसे मैट्स तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्लिप कर जाते हैं, या फ्लोर पे पानी तो नहीं गिरा है, कुछ खाना तो नहीं गिरा है, ऑयल गिरा है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सफाई मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फ्लोर एकदम ड्राई रखना ज़रूरी होता है। वॉशरूम जब आप पेशेंट को लेके जा रहे हो, वॉशरूम में पानी बहुत ज़्यादा पहले से गिरा हुआ तो नहीं है, फ्लोर वहाँ का ड्राई होना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट पैरालिसिस से सफ़र कर रहा है और पेशेंट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। मान लीजिए आप अगर पेशेंट को वॉशरूम तक लेके जा रहे हो, वहाँ पानी गिरा हुआ है,
आप स्लिप करते हो या पेशेंट स्लिप करता है, तो दोनों को ही इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इस इंजरी को बचाने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। अब पेशेंट के बेड के अराउंड आप रेलिंग्स प्रोवाइड करवा सकते हो, वॉशरूम के उसकी सीट के अराउंड लगवा सकते हो, ताकि पेशेंट कुछ कुछ सपोर्ट लेना शुरू करे और आप पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी ना दिखाए। तो ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस पेशेंट की भी मदद करती है, साथ के साथ आपकी भी मदद करती है, क्योंकि आप पे भी तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड आता है। आप बाकी काम भी संभाल रहे होते हो, अपने पेशेंट को भी संभाल रहे होते हो, इसलिए पेशेंट के साथ साथ सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है आपको अपना ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान ठीक तरीके से रख पाओगे, अपने आप हेल्दी रहोगे, तभी तो किसी की हेल्प कर पाओगे। क्योंकि अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं हो तो पेशेंट की मदद कैसे करोगे। अब हम चलते हैं लास्ट टिप की तरफ, और जैसा कि हम सभी कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको हमेशा अपनी होप बनाए रखना है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, तभी आप अपने पेशेंट की हेल्प कर पाते हो। मैं मानती हूँ पैरालिसिस के अंदर, पैरालिसिस की रिकवरी के अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर रिकवरी आकर स्लो डाउन हो जाती है और रुक जाती है, एक प्लेट्यू आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, जहाँ पे ना तो आप आगे बढ़ रहे होते हो, ना देख पा रहे होते हो कुछ चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट के अंदर, नहीं आ रहे हैं। मैं आपको पैरालिसिस की रिकवरी के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी, वो किस तरीके से आती है। इनिशियली जब पेशेंट को पैरालिसिस होता है, उसे स्ट्रोक होता है, तो कुछ टाइम तक बॉडी खुद से कोशिश करती है दोबारा से अपनी मूवमेंट्स को रीगेन करने में। दोबारा से ब्रेन कोशिश कर रहा होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी को करने में। न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या, उसे आप समझ लीजिए। जब भी किसी पेशेंट के ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट आता है या हेमरेज होता है, तो कुछ ब्रेन का हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर पावर नहीं होती है रीजनरेट करने की, दोबारा से वो ब्रेन का हिस्सा रिवाइव नहीं कर पाता है। अब ब्रेन का हिस्सा कुछ डेड हो चुका है हमेशा के लिए, लेकिन पेशेंट के अंदर रिकवरी तो देखने को मिलती है पैरालिसिस के। वो किस तरीके से होती है। इनिशियली जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, बॉडी खुद से रिकवरी की कोशिश करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बनाना शुरू करती है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, अब आपका कुछ हिस्सा जो डेड हो गया है वो तो काम नहीं कर रहा, बट ब्रेन के बाकी न्यूरॉन्स, बाकी जो हेल्दी टिश्यू है, वो कोशिश कर रहे होते हैं एक ऑल्टरनेटिव पाथवे बनाने का, जिसकी मदद से वो दोबारा से आपकी खोई हुई मूवमेंट्स को रीगेन करवाते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही ब्रेन दोबारा से सीख रहा होता है। कुछ समय तक तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी पेशेंट के अंदर बिना मेडिसिन के भी चल रही होती है और पेशेंट के अंदर रिकवरी आ रही होती है। इनिशियल फेज़ में अगर आप पेशेंट को कोई भी मेडिसिन नहीं देते हो तो भी पेशेंट रिकवर कर रहा होता है। अब ये प्लेट्यू कब आता है रिकवरी के अंदर, कब रिकवरी स्टैग्नेंट हो जाती है, जैसे ही पेशेंट को 3 से 4 महीने हो जाते हैं पैरालिसिस हुए, पेशेंट की रिकवरी एक पॉइंट पे आकर रुक जाती है या स्लो डाउन कर जाती है। आपको डेली कुछ ना कुछ रिकवरी नहीं देखने को मिल रही होती है। इनिशियली जब पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो आप भी देखते हो पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन था, थोड़े दिनों में ही चलना भी शुरू कर देता है सपोर्ट के साथ, बट एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर रिकवरी आपकी आकर बिल्कुल रुक जाती है। वहाँ पर साई संजीवनी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की रिकवरी करवाने में। इसलिए अब आपको अपनी होप को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इमोशनली हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना है, क्योंकि आपके पास है साई संजीवनी। साई संजीवनी के डॉक्टर्स आपकी हर एक स्टेप पे मदद करेंगे, आपके पेशेंट की मदद करेंगे दोबारा से अपनी खोई हुई मूवमेंट्स को रीगेन करने में, दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने में। क्योंकि जो साई संजीवनी में हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो आपकी ब्रेन पे वर्क करती हैं। जैसे ही वो ब्रेन पे वर्क करना शुरू करती हैं, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्पीड अप करती हैं, दोबारा से शुरू करवाती है, जो स्लो डाउन हो चुकी होती है, जो रुक चुकी होती है। जैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा से शुरू होती है, आपके ब्रेन के अंदर ऑल्टरनेटिव पाथवे बनने शुरू होते हैं, ब्रेन दोबारा से हाथ पैर को चलाने के लिए सिग्नल भेजना शुरू करता है, वैसे ही पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती रहती है। लेकिन मेडिसिन के साथ हम आपको कुछ चीज़ें और भी साथ में बताते हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेस बताते हैं, जितना डाइट रेजिमेंट देते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। क्योंकि आप अगर ठीक तरीके से परहेज़ करते हो, मेडिसिन लेते हो, तो पैरालिसिस एक ऐसी जो ख़तरनाक दिखने वाली बीमारी है, जो पेशेंट को लगता है मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता, चाहे वो अभी हुई है या बहुत सालों पुरानी भी है, साई संजीवनी
में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है बहुत से पेशेंट्स ने। आपने बहुत से पेशेंट की वीडियोस भी देखी होंगी कि कैसे इनिशियल स्टेज में वो थे और अब कैसे वो रिकवर कर चुके हैं। तो आपको दोबारा से नॉर्मल लाइफ में अगर वापस आना है, अपने पेशेंट को वापस लेकर आना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी उम्मीद को कभी खोने नहीं देना है। आपको खुद से स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तभी आप अपने पेशेंट की मदद कर पाओगे। क्योंकि जिस पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है, जो पेशेंट छोटे छोटे कामों के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो रहा है, उसके अंदर, उसके माइंड में, उसके अंदर क्या चल रहा है वो आप समझ ही सकते हो एज अ फैमिली मेम्बर। क्योंकि पेशेंट्स हर एक उम्मीद खो चुका होता है और अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। वहाँ पर हमें पेशेंट की हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसको इस बीमारी से बाहर निकालने में, उसको रिकवर करवाने में। तो आपके साथ हमारे डॉक्टर्स खड़े हैं, हम आपकी हर एक स्टेप पे गाइड करने के लिए रेडी हैं, हर एक स्टेप पे आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, कुछ भी आपके माइंड में डाउट्स हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमसे आकर क्लिनिक पे मिल भी सकते हैं। या फिर अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, दिल्ली से बाहर रहते हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने पेशेंट की एक छोटी सी वीडियो बनानी है चलते हुए, या फिर जितनी भी वो मूवमेंट कर पाता है वो आपको दिखाना है। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स उनकी वीडियो देख के आपको पूरा गाइड करेंगे कि उनका रिकवरी कैसे रहेगा, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फर्दर रहेगा। तो अब साई संजीवनी में जब आप एक बार जुड़ जाते हो तो आप इस पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी से भी बाहर आ पाते हो।